दोस्तों, हम सब जीवन में एक बार विदेश घूमने की यात्रा तो जरूर बनाते हैं, लेकिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से वक्त और पैसे निकाल पाना दोनों बहुत मुश्किल काम है। अगर आप भी विदेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं और विदेशी प्राकृतिक सुंदरता को देखना चाहते हैं, तो आप अपनी विदेश यात्रा की शुरुआत भारत के पड़ोसी देश नेपाल से कर सकते हैं। नेपाल सभी तरह के पर्यटकों के लिए एकदम अनुकूल जगह है। चाहे आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हो या फिर किसी रोमांचक यात्रा की ख्वाहिश लिए हों, नेपाल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको नेपाल यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसे आप नेपाल कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, फ्लाइट, बस और ट्रेन का कितना किराया लगेगा, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी नेपाल में, इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में कैसे एक्सचेंज कराएंगे, वहाँ का सिम कार्ड कितने का मिलेगा और कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं नेपाल में, साथ ही साथ नेपाल घूमने में आपका कुल कितना खर्चा हो सकता है, ये सारी जानकारियाँ हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप नेपाल कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने दिल्ली को इनिशियल पॉइंट माना है, क्योंकि दिल्ली की कनेक्टिविटी सभी प्रमुख शहरों से काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप दिल्ली से नेपाल आना चाहते हैं तो आपके पास बस, फ्लाइट और ट्रेन तीनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाई रोड आप नेपाल कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो डीटीसी की बस आपको दिल्ली से अवेलेबल हो जाएगी, डॉक्टर अंबेडकर बस टर्मिनल से। जी हाँ, यहाँ से बस चलती है सीधा काठमांडू तक और बस का जो समय है वो सुबह 10 बजे है और बस को दिल्ली से काठमांडू पहुंचने में करीब 30 घंटे का समय लगता है। अगर बस के टिकट की बात करें तो पहले ये बस का टिकट 2300 रुपये पर पैसेंजर हुआ करता था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 2800 रुपये पर पैसेंजर कर दिया गया है। एसी वॉल्वो बस है, लेकिन सिटिंग बस है, इसमें स्लीपर की व्यवस्था नहीं है। बस की बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बुकिंग के लिए आप 7 दिन पहले तक ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। बुकिंग के लिए आप इनकी वेबसाइट www.dtcbooking.in पर जाकर बस बुक कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो आपसे आइडेंटिटी मांगी जाएगी उसमें आप कोई भी आईडी प्रूफ लगा सकते हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड कोई भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ निजी बसें भी चलती हैं जिनका किराया कुछ कम रहता है, लेकिन इनकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। अगर आप कार या बाइक से जाते हैं तो देखिए आपको बॉर्डर पर लेना होगा परमिट। अगर आप बाइक से आते हैं तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले आपको बॉर्डर पे परमिट लेना होगा। अगर परमिट की बात की जाए तो बाइक वालों को पर डे का 120 रुपये चार्ज लगेगा। मान लीजिए अगर आप 7 दिन का नेपाल टूर प्लान कर रहे हैं तो आप 1 दिन की एक्स्ट्रा परमिट लेकर चलिए, आप 8 दिन का परमिट लेकर जाइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो समय हमें दिया जाता है उस समय हम वापस नहीं आ पाते। ये जो परमिट होता है ये इस तरह से काम करता है जैसे वीज़ा काम करता है। नेपाल में पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप नेपाल जाते हैं तो आपको परमिट लेना पड़ता है। अगर आप पर्सनल गाड़ी से जाते हैं तब। अगर आप बाइक से जाते हैं तो आपको पर डे का 120 रुपये परमिट के लिए देना होता है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नेपाल जितने भी दिन के लिए जा रहे हैं उससे 1 दिन एक्स्ट्रा परमिट लेकर जाइए, क्योंकि अगर निर्धारित समय से ज़्यादा टाइम हो जाता है तो 2200 रुपये का चालान देना पड़ता है। इसीलिए 1 दिन का एक्स्ट्रा परमिट लेकर ही जाएं। इसके अलावा अगर आप बाइक से जाते हैं तो बाइक को पूरी तरह से मेंटेन रखिए और बाइक के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार रखिए। बाइक में साइड मिरर वगैरह सब अच्छे से लगे होने चाहिए, नहीं तो आपको 2200 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है नेपाल पुलिस, और स्पेशली जो इंडियंस आते हैं उनके लिए। अगर आप अपनी पर्सनल कार से जाना चाहते हैं तो आपको बॉर्डर पे कार के लिए भी परमिट लेनी होगी, और कार के लिए परमिट शुल्क है 400 रुपये पर डे। ये तो हुई बाई रोड नेपाल पहुंचने की। इसके अलावा अगर आप बाई फ्लाइट नेपाल आना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। दिल्ली से आपको काठमांडू के लिए फ़्लाइट मिल जाएगी जो आपको 1.5 घंटे में काठमांडू पहुंचा देगी। दिल्ली से काठमांडू के लिए फ़्लाइट में इकॉनमी क्लास का टिकट 6000 से 8000 रुपये तक पड़ेगा। इन सब के अलावा अगर आप बाई ट्रेन नेपाल जाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। बाई ट्रेन नेपाल जाने का सबसे सस्ता और बेस्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर आप ट्रेन से नेपाल जाना चाहते हैं तो आपके पास 2 बॉर्डर मिलते हैं जहां से आप नेपाल पहुंच सकते हैं। एक है वाया रक्सौल बॉर्डर जो बिहार में है, और दूसरा है वाया गोरखपुर बॉर्डर जो यूपी में है। पहले मैं आपको बताऊंगा बिहार बॉर्डर के बारे में। जी हाँ,
अगर आप वाया रक्सौल बॉर्डर जाना चाहते हैं तो दिल्ली से रक्सौल के लिए बहुत सारी डायरेक्ट ट्रेनें मिल जाएंगी। अगर ट्रेन के टिकट की बात की जाए तो दिल्ली से रक्सौल के लिए स्लीपर क्लास का टिकट 550 रुपये है, थर्ड एसी का 1475 रुपये, सेकेंड एसी का 2130 रुपये और फर्स्ट एसी का 3060 रुपये है। इसके बाद रक्सौल से नेपाल बॉर्डर की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर है, लेकिन वहां से आगे आपको जाना होगा बीरगंज तक। बीरगंज और रक्सौल रेलवे स्टेशन की दूरी करीब 8 किलोमीटर है। आपको रक्सौल से बीरगंज जाने के लिए स्टेशन के पास ऑटो मिल जाएंगे जो आपको 50 से 100 रुपए में बीरगंज पहुंचा देंगे। बीरगंज पहुंचने के बाद आप नेपाल में एंटर हो चुके हैं। किसी भी तरह की कोई भी परमिट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको यहाँ पे विशेष तौर से एक बात का ध्यान रखना होगा। आपके पास यहाँ पे जो रुपए होंगे वो होंगे इंडियन करेंसी के। वैसे नेपाल में इंडियन करेंसी भी चल जाती है, लेकिन अगर 500 रुपये या 2000 के बड़े नोट हैं तो वो नहीं चलते हैं। तो ऐसे में आप अपनी सारी इंडियन करेंसी 100 रुपये या उससे छोटे नोट लेकर जाइए, या फिर आप अपनी इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में एक्सचेंज करवा लीजिए। नेपाल बॉर्डर पर ही आपको कई शॉप मिल जाएंगी जो इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में चेंज कर देंगी। क्या क्या कन्वर्जन रेट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप भारतीय 100 रुपये कन्वर्ट कराते हैं तो आपको 160 नेपाली रुपए मिल जाता है। तो जितने रुपए आप चाहें उतना आप कन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 6000 से 7000 रुपये ज़रूर कन्वर्ट करा लीजिए। और अगर लौटते समय ये पैसे बच जाते हैं तो आप फिर से वही बॉर्डर पे इंडियन करेंसी में एक्सचेंज करवा लीजिए। तो अब आप बीरगंज तो पहुंच ही चुके हैं नेपाल में, और यहाँ से काठमांडू के बीच की दूरी रहती है करीब 275 किलोमीटर। इस 275 किलोमीटर के लिए आपको बस मिल जाती है, जिसमें एसी और नॉन एसी दोनों तरह की बस आपको मिलेंगी। नॉन एसी बस में रहेगा किराया 600 रुपये और एसी बस का किराया रहेगा 1100 रुपये। बस आपको 8 से 9 घंटे में बीरगंज से काठमांडू पहुंचा देगी। अगर आप गोरखपुर से काठमांडू नेपाल जाना चाहते हैं तो आप दिल्ली से गोरखपुर किसी भी ट्रेन से आ सकते हैं। दिल्ली से गोरखपुर के लिए स्लीपर क्लास का टिकट 445 रुपये, थर्ड एसी का 1165 रुपये, सेकेंड एसी का 1600 रुपये और फर्स्ट एसी का 2685 रुपये है। गोरखपुर पहुंचने के बाद अब आपको जाना होगा सोनौली बॉर्डर, जो नेपाल बॉर्डर कहलाता है। सोनौली बॉर्डर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा नौतनवा। बस से अगर आप जाते हैं तो बस से 120 रुपये में आप नौतनवा पहुंच जाएंगे 2 से 3 घंटे में। नौतनवा पहुंचने के बाद आप वहां से सोनौली बॉर्डर की डिस्टेंस 6 से 7 किलोमीटर है, और नौतनवा आप सोनौली बॉर्डर बाई टैक्सी 40 से 50 रुपये में पहुंच जाएंगे। बॉर्डर पे पहुंचने के बाद आपको फिर से वही करना होगा, करेंसी एक्सचेंज। आप अपना आधार कार्ड अपने साथ ज़रूर रखिए। उसके बाद सोनौली बॉर्डर से आपको जाना होगा भैरवा, जो कि नेपाल में पड़ता है, और भैरवा की डिस्टेंस यहाँ से 3 किलोमीटर है। भैरवा से आप काठमांडू जा सकते हैं। यहाँ से काठमांडू की डिस्टेंस 270 किलोमीटर है, और आपको एसी और नॉन एसी दोनों तरह की बस मिल जाएंगी काठमांडू जाने के लिए। एसी बस का टिकट रहेगा 800 रुपये और नॉन एसी बस का टिकट रहेगा 500 रुपये। तो ये थे दोनों तरीके वाया रोड आपका नेपाल पहुंचने का। एक रक्सौल बॉर्डर जो बिहार में पड़ता था उसका मैंने पहले बताया, और दूसरा सोनौली बॉर्डर जो गोरखपुर यूपी में पड़ता है उसका मैं अभी बता रहा हूँ। चलिए इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कोरोना रिपोर्ट यानी RT-PCR रिपोर्ट और वैक्सीनेशन की। दोस्तों, अगर आप बाई फ्लाइट जाते हैं तब आपके पास डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ आपका RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए, वो भी 72 घंटे के अंदर की। लेकिन अगर आप इसके अलावा यानी फ्लाइट के अलावा बाई रोड जाते हैं तब आपके पास केवल वैक्सीनेशन डोज का रिपोर्ट होगा, तब भी काम चल जाएगा। RT-PCR की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए अब बात करते हैं मोबाइल नेटवर्क की। तो जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे आपका इंडियन सिम कार्ड काम करना बंद कर देगा, और आपको यहाँ पर नेपाल का सिम कार्ड लेना पड़ेगा, जो 200 रुपये में आपको वहीं बॉर्डर पर मिल जाएगा। और आप यहाँ उसमें जो भी बैलेंस डलवाना चाहें उसका अलग से बैलेंस डलवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आप नेपाल में कहाँ पर स्टे कर सकते हैं, रूम या होटल के क्या चार्जेस हैं, और अगर हॉस्टल या डॉर्मेट्री की बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे सोलो ट्रैवलर्स और बैग पैकर्स होते हैं तो उनके लिए नेपाल में बहुत सारे बजट हॉस्टल्स और डॉर्मेट्री मिल जाएंगे। तो चलिए यही बात हम करने वाले हैं कि यहाँ पर आपका स्टे और फूड का क्या खर्चा होगा। नेपाल में आपको काठमांडू में होटल, हॉस्टल, डॉर्मेट्री सब कुछ मिल जाएगा, जहां पर आपको एक एवरेज होटल 600 से 800 रुपये में मिल जाएगा। अगर वहीं डॉर्मेट्री की बात की जाए जो सोलो ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए, तो डॉर्मेट्री आपको बड़े आसानी से जगह जगह पर 200 रुपये में मिल जाएगी।
खाने पीने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जनरल फूड आपको 100 रुपये से 150 रुपये थाली मिल जाएगा। फूड के यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप अपने बजट के हिसाब से खा पी सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आप नेपाल में कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं और यहाँ पर कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है, जो काठमांडू शहर से 3 किलोमीटर दूर पवित्र बागमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां पर हजारों की तादाद में रोज भक्त आते हैं। साल 1979 में पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में भी शामिल किया गया था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों से बना है। नेपाल में साल 2015 में एक भयंकर भूकंप आया था, जिसकी वजह से इस मंदिर की कुछ बाहरी इमारतें ध्वस्त हो गई थी, लेकिन इस मंदिर का गर्भगृह आज भी सुरक्षित है। काठमांडू। काठमांडू नेपाल की कल्चरल कैपिटल यानी सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ नेपाल की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है और ये शहर यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद रोमांचित करता है। ये शहर 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पर्यटकों को आनंदमयी वातावरण प्रदान करता है। काठमांडू शहर अपने मठों, मंदिरों और आध्यात्मिकता के साथ साथ अपनी नाइट लाइफ के लिए भी बहुत मशहूर है। पोखरा। पोखरा नेपाल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हिमालय पर्वत की तलहटी में बसा हुआ पोखरा काठमांडू के बाद नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे नेपाल की पर्यटक राजधानी यानी टूरिस्ट कैपिटल ऑफ नेपाल के रूप में भी जाना जाता है। ये शहर हिमालय का प्रवेश द्वार है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपने खूबसूरत नज़ारों और रोमांचक खेलों से रूबरू कराता है। पोखरा शहर गंडकी नदी और इसकी कई सहायक नदियों द्वारा बंटा हुआ है, जो यहाँ के अनूठे भूगोल में अपना योगदान देता है। और जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, आप पोखरा से ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं और ख़ासकर ट्रेकिंग के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। नगरकोट। नगरकोट नेपाल के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली जगहों में से एक है। हिमालय की गोद में बसा हुआ ये छोटा एवं आकर्षक गांव नेपाल के भक्तपुर जिले में है। नगरकोट से आप हिमालय के 13 में से 8 पर्वतमालाएं देख सकते हैं। नगरकोट काठमांडू से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो यहां आने वाले पर्यटकों को हिमालय पर्वतमाला के खूबसूरत दृश्यों को दिखाकर आश्चर्यचकित करता है। 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नगरकोट प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि ये राजधानी के बहुत करीब है, जिससे पर्यटकों को यहाँ आने के लिए ज़्यादा पैसे और समय खर्च नहीं करना पड़ता है। जनकपुर। जनकपुर नेपाल का एक बेहद खास शहर है, जो यहाँ के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। जनकपुर भारत की सीमा के करीब स्थित है, जो सीता जी का जन्म स्थान और भगवान श्री राम का उनके विवाह का स्थान भी माना जाता है। नेपाल आने वाले पर्यटकों के लिए जनकपुर एक बेहद शानदार जगह है, क्योंकि यहाँ कई तालाब हैं जो यात्रियों को आकर्षित करते हैं। जनकपुर नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित, जो पर्यटकों के साथ साथ तीर्थ यात्रियों के लिए भी एक पसंदीदा जगह है। ये शहर अपने सुखद मौसम, भव्य उत्सव और मंदिरों की आकर्षक वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। लुम्बिनी। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। ये जगह भारत की सीमा के करीब रूपनदेही जिले में स्थित है, जो बहुत ही शांत और बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थान है। लुम्बिनी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी शामिल किया गया है। यहाँ स्तूप और मठ इस जगह को खास बनाते हैं। इस जगह को सम्राट अशोक के स्मारक स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। नेपाल की यात्रा करने वाले लोग लुम्बिनी शास्त्रों का अध्ययन, धर्म के बारे में जानने और अपने दिलो दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, ये थी नेपाल टूर के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें।